एंटर करते हो तो आपके सामने एक मुख्य सफ़ेद रंग की इमारत है जिसे लाल बलुए पत्थरों से बनाया गया। ये इमारत असल में नौबत खाना है। तो देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है नौबत खाना। अब ये नौबत है क्या? नौबत खाना क्या होता है? खाना एक उर्दू और फ़ारसी में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसका मतलब होता है कमरा, जैसे गुसल खाना, उज़रा खाना, दरजा खाना, जेल खाना, मतलब एक तरह का कमरा होता है। ये जो नौबत खाना था, नौबत खाने में नौबत बजती थी। नौबत एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अब आम भाषा में शहनाई कहते हैं। तो नौबत बजता था और ये एंटर करने, छत्ता बाजार से एंटर करते ही जो किले में एंट्रेंस था तो लोगों को, आने वालों को ऐसा लगे कि उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है। तो नौबत खाने में हर रोज़ सुबह और शाम को टाइम से एक समय निर्धारित था, उस समय नौबत बजाई जाती थी, यानी कि शहनाई बजा का वादन होता था और बड़े बड़े ड्रम पीटे जाते थे। उसके बाद इसमें इतवार के दिन पूरे सुबह से शाम तक नौबत बजती रहती थी और इस नौबत के बजने से जो आने वाले गेस्ट थे, जो लोग आते थे, उनको ऐसा महसूस होता था कि उनको वेलकम, ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है उनका किले के अंदर। और ये पहली इमारत। अच्छा, इस नौबत खाने के ऊपर जाने पर ये वही इमारत है जहाँ 1721 में और 1728 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सियार और मुग़ल बादशाह जहानदार शाह को उनके ही अभिजातों ने मार दिया। इन दोनों बादशाहों का जो कत्ल हुआ है वो इसी इमारत में हुआ है। हम आगे से भी आपको दिखाएंगे। ये इमारत दीवाने आम और छत्ता बाज़ार के बिल्कुल बीच में मौजूद है। तो मुग़ल बादशाहों की दो मुग़ल बादशाहों के कत्ल की गवाह ये इमारत अब तक खड़ी हुई है और अपने आप में कई ऐतिहासिक तथ्य और दिलचस्प किस्सों को समेटे हुए है। आइए हम आगे से देखेंगे कि नौबत खाना जो है उसके नीचे एक गेट बना हुआ है। ये गेट सीधा जो है दीवाने आम की ओर खुलता है और ये 2 मंजिला इमारत है। नीचे में 2 कमरे बनाए गए। नौबत खाने के दोनों ओर बड़े बड़े नक्कारे यानी कि नगारा रखा हुआ होता था 1857 से पहले। बाद में उसको हटा दिया गया और इनके दोनों छोरों पर आगे की तरफ से 2 विशालकाय पत्थर के हाथी बनाकर रखे गए थे। वो हाथी 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों ने इस जगह को अपने दफ्तर के रूप में तब्दील कर दिया और मुग़लों ने इसको छोड़ दिया, उसके बाद उन हाथियों को भी तोड़कर हटा दिया गया। नौबत खाने का असली में एंट्रेंस है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, जहाँ पर मुग़ल बादशाहों को, जहांदार शाह और फ़र्रुख सियार को कत्ल किया गया 1713 और 1719 में। तो ये नौबत खाना, ये छत्ता बाज़ार खुलता है, उसके बाद प्रांगण है, नौबत खाना है और नौबत खाने के सीधे सामने जो है वो दीवाने आम है। अब नौबत खाने की एक खासियत देखते हैं कि नौबत खाना तो मुग़लों में ग्रैंड वेलकम करने की एक जगह थी जहाँ पर आने वाले लोगों को नौबत के द्वारा उनका वेलकम किया जाता था। ये जो शैली है, ये उभार शैली की बात हम जामा मस्जिद में भी की थी। ये असल में पितरा दूरा शैली का इस्तेमाल किया गया है। पितरा दूरा शैली एक ऐसी शैली है जिसका इस्तेमाल शाहजहाँ के शासनकाल की इमारतों में धड़ल्ले से किया गया और ये मुग़ल काल की सबसे बेहतरीन और नायाब शैलियों में से एक थी। शाहजहाँ के शासनकाल में जितनी भी इमारतें बनी उस पर आमतौर पर नक्काशी जो की गई है उसमें फूल पत्तियों की जगह कुरान की आयतों को उकेरा गया है। या आप देख सकते हैं अरबी में कुरान की आयतों को लिखा गया है जो समय के साथ नष्ट भी हो गई है। इन आयतों को जब उकेरा गया तो पत्थर की समूची सीट होती थी और उसी सीट को छेनी और हथौड़ी के माध्यम से तराश कर शब्दों को उकेरा गया और ये उभार बाहर की ओर है, इसलिए इसको पितरा दूरा कहते हैं। पितरा दूरा भी फारसी का ही शब्द, इसका पितरा मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ और दूरा एक शैली है कि पत्थरों पर कारीगरी। तो पितरा दूरा, ये देखिए फूल को देखिए, एक पत्थर की कंप्लीट सीट रही होगी जिसको उकेर कर ये हिस्सा अंदर की ओर किया गया और ये जो बाहर की ओर उभार है, ये फूल है और ये जो कसीदे, ये जो नक्काशी है, ये नक्काशी अपने आप में नायाब है और छेनी और हथौड़ी की मदद से कर पाना बिना किसी टेक्नोलॉजी के आज भी मुश्किल है। यहाँ पे अरबी का ये सीन लिखा हुआ है और ये अरबी का स्वाद लिखा हुआ है। इसमें से पत्थर को बड़ी ही बारीकी से काटकर हटाया गया होगा। नौबत खाने के ऊपर के हिस्से को जो है चांदी की छत को चांदी से बनाया गया था। समय के साथ इस चांदी को निकाल लिया गया और बाद में इसको चमकीली लकड़ी यानी सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी से प्लास्टर कर दिया गया। उसके बाद उसको हटाकर इस पर सिंपल प्लास्टर चढ़ा दिया गया। जो लाल किले की डिज़ाइनिंग थी, इसकी संरचना को बेहद ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया। बाज़ार ख़त्म होता है तो एक छोटा सा प्रांगण शुरू होता है और प्रांगण के ख़त्म होने के बाद ये नौबत खाना था। नौबत खाने के ऊपर 2 बुर्जियाँ भी बनी हुई है और यहाँ पर जो ये देख सकते हैं आप, लोग बैठे हुए और ऐसे ही उधर जो हिस्सा है इस पर 2 पत्थर के बड़े बड़े हाथी रखे हुए थे। एक अचंभित मुद्रा में वो हाथी थे, वो मतलब मदमस्त हाथियों की मुद्रा बनाकर रखी गई थी और सामने ही दीवाने आम है। दीवाने आम और दीवाने ख़ास लाल किले की ख़ास चीज़ें है जो इसको जीवंत बनाती है और जो इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगाती है। और ये उसका प्रांगण है, इसके 2 प्रांगण थे। दीवाने आम का एक प्रांगण ये रहा, बीच में वो रास्ता जैसे अभी दिख रहा है वो तो मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन उस वक्त भी वो रास्ता ही था और एक प्रांगण उधर था। इन प्रांगणों में नवरोज़ के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जैसा कि हमने बात की,
जो शाही परिवार के लोग थे वो प्रांगण में ही नवरोज़ का टेंट लगाया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि उस 9 दिन के त्यौहार में आखिरी मुग़ल बादशाह के बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में जो दरबार के लेखक थे उन्होंने अपनी किताबों में इसका ज़िक्र किया है कि उस 14-15 दिन के त्यौहार में कम से कम 28 से 30 लाख रुपए खर्च किए जाते थे, जबकि उस समय मुग़ल बादशाह की जो है ब्रिटिश हुकूमत से सालाना पेंशन ही 15 लाख रुपए हुआ करती थी। बाकी उनकी जो पुश्तैनी चीज़ें और दौलत थी उसमें से वो खर्च करते थे। और इस 15 दिन के त्यौहार में लगभग 30 लाख रुपए आज से 150-170 साल पहले खर्च किया जाना, हम सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने भव्य तरीके से उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते रहे होंगे। दूसरा, जो दीवाने आम के सामने इस परागन का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता था कि जनता की आम शिकायतों को सुना जाए। जैसे आज के दौर में आप हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, उसी तरह ये भी एक ऐसी संरचना थी जिसको दीवाने आम कहा गया है। दीवाने खास इसके ठीक सामने और वो संगमरमर के पत्थरों से निर्मित एक नायाब इमारत है। दीवाने आम में जब कभी विशेष अवसरों पर दरबार लगता था तो बादशाह का तख्त लाया जाता था, और अभी हम करीब से दिखाएंगे, वहाँ पे तख्त रखा जाता था और पूरे खंभों पर टिकी हुई ये इमारत है। इसकी खासियत यह है कि जो खंभे वो इसी स्थान पर नहीं बनाए गए, बड़े बड़े पत्थरों को लाया गया और उसको लाकर सेट कर दिया गया और बाद में वहीं पर खंभों को तराशा गया है। मतलब कि खंभे पहले से बनाकर लाकर नहीं लगाए गए, एक सिंपल पत्थर रख के जो शैली हुआ करती थी नक्काशी की, उन शैलियों का इस्तेमाल करके इस तरह के खंभों को डिज़ाइन किया गया है। और दीवाने आम की जो छत हुआ करती थी वो चांदी की छत हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इस चांदी की छत में से चांदी को निकाल लिया गया और जैसे कि चमकीली लकड़ियाँ होती है, लकड़ियों का रंग सुनहरा होता है, उसमें सैंडलवुड की लकड़ियाँ होती है, सखुआ की लकड़ियाँ होती थी, उन लकड़ियों को लगा दिया गया। बाद में उसको भी अंग्रेज़ों ने जब इसे अपना दफ्तर पूरी तरह से घोषित कर दिया 1857 के गदर के बाद, तो उन लकड़ियों को भी हटा दिया गया। आइए अब हम इसका एक अंदर से व्यू देखेंगे। लगभग इसमें जो कैपेसिटी है लोगों के बैठने की, जो दीवाने आम का प्रांगण है, इसमें कम से कम एक बार में 1000 तक दोनों ही प्रांगण में मिलाकर व्यक्तियों को रखा जाता था। और ये इस पे अभी हम चल रहे हैं, ये उस दौर में नहीं हुआ करता था, वो सामने से ही रास्ता था और ये बाग हुआ करते थे, छोटी छोटी नहरें थी और उसमें पानी बहता था जो किले के माहौल को सुहावना और खूबसूरत बना देता था। ये दीवाने आम और ये इसके भीतर का माहौल। आज भीड़ बहुत ज़्यादा इसलिए शोर है, इतवार का दिन है। दीवाने आम लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक इमारत थी और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका इस्तेमाल शाहजहाँ सामने के प्रांगण में जब वो दरबार लगा करता था तो आम जनता की शिकायतों को यहीं से सुना जाता था और अर्जियाँ दी जाती थी। अब इसके करीब चल के इसके प्रोसीजर को एक बार जल्दी से समझते हैं ताकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आओ हम लेकर चलें आपको सीधा। जब कभी आमतौर पर जो शाहजहाँ ने तख्त ताऊस बनाया था, उस तख्त ताऊस को यानी मयूर सिंहासन को दीवाने ख़ास में रखा जाता था, लेकिन जब कभी दरबार लगता था और विशेष अवसरों पर तख्त ताऊस को दीवाने ख़ास से दीवाने आम में लाया जाता था, तो उस दरवाजे को खोलकर ये वो स्थान है जहाँ पर तख्त ताऊस को रखा जाता था। ये देखिए, और ये संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, ये संगमरमर के पत्थरों से निर्मित की गई। अरे आप ये हो क्या? मेरे को लगा कहाँ से शूट कर रहे हो, मेरा जहन उधर ही था। ठीक है, आओ थोड़ा करीब आ जाओ ना। और ये जो दरअसल नीचे आप एक चबूतरा देख रहे हैं, 4 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और यहाँ खड़े होकर वज़ीर अर्जिया दिया करते थे। और इसमें दरबार बहुत रेयर चांसेस पे लगा करते थे, जैसे नवरोज़ के त्यौहार में और दूसरे त्यौहारों में उस तब उसका इस्तेमाल होता था। एक वज़ीर इस तरफ खड़ा होता, एक इस तरफ, और इसके नीचे जो है बिल्कुल फर्श पे वो नौबत लेकर बड़े बड़े नौबत बजाने वाले खड़े होते थे ताकि लोगों को सावधान किया जा सके। वो दरवाज़ा था, उस दरवाजे को खोलकर इसमें तख्त ताऊस लाते थे। वैसे तख्त ताऊस को अगर यहाँ से ले जाया जाए तो कोई भी किसी भी तरह का सिंहासन दीवाने आम में नहीं रखा जाता था। दीवाने आम की ये सबसे खास संरचना है। उसके बाद ये खंभों पर टिका हुआ एक महल है जहाँ पत्थरों को लाकर खंभों को तराशा गया, इसे पहले से तराश कर लाकर सेट नहीं किया गया। और इसके निर्माण में चूना पत्थर का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, जिस पर ये टिका हुआ है और अभी तक टिका हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 60 फुट है और चौड़ाई इसकी 30 फुट है। इतने बड़े अहाते में फैला हुआ और ज़मीन से इसकी ऊंचाई लगभग 8 फुट, ज़मीन से इसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 फुट के बीच आती है, जो कि इसको नौबत खाने से थोड़ा ऊंचा बनाता है। और ये दीवाने खास की सबसे आखिरी इमारत और मुसम्मन बुर्ज 1857 के गदर में और उस समय की क्रांति में आखिरी मुग़ल बादशाह ने जो मेरठ से आए बागी सिपाहियों को यहीं पर जब वो दीवाने ख़ास में इकट्ठा हो गए तो उन्हें दीवाने ख़ास के उस हिस्से से निकाल कर यहाँ लाया गया और यहीं पर उन्होंने उनको संबोधित किया।
और ये वो वाला पार्ट है कि यहाँ पीछे से यमुना का जो वाटर है उसको उस समय की हाइड्रोलिक मशीनों से उठाकर नहरों में डाला जाता था। और ये हीरा महल के आगे से नहर होते हुए दीवाने ख़ास में पूरे आखिर तक चली जाती है, जहाँ तक कि शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल का महल है। मुमताज़ महल के महल तक ये नहर बहिश्त बहती हुई जाती थी और नहर बहिश्त का सफ़र यहीं से शुरू होता था। मिडल में अभी भी नहर बहिश्त मौजूद है। हम आगे पीछे ये देखेंगे कि किस तरह से खम्बो पट्टी का वही संगमरमर की एक ख़ास और बहुत ही खूबसूरत इमारत, और इसके ऊपर ही पत्थरों, रंगीन संगमरमर के पत्थरों से जड़ाऊ काम किया गया था, जो वक्त की मार नहीं झेल पाने के कारण धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और इसके रख रखाव पर अब जब ध्यान दिया तब तक हमने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया और बहुत सारी चीज़ें अब तक नष्ट हो चुकी है, जिसको दोबारा से किसी भी तरीके से इसका मॉडिफिकेशन करके दोबारा नहीं लाया जा सकता। आगे चलते हैं, ऊपर का देखेंगे। जब नहरे बहिश्त में पानी आता था तो पानी जब पानी को हाइड्रोलिक सिस्टम से उठाया जाता था पीछे यमुना से, तो इससे पानी पहले बहता था और उस चबूतरे से पानी नीचे स्लिप करके आता था और फिर इधर नहरे बहिश्त से वो पानी अपना सफ़र तय करता था। जब पानी उसके ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करता था तो वो एक अलग ही आकृति, एक डिज़ाइन में वो करता था, क्योंकि उस पर जिस तरह से डिज़ाइन किए गए पानी उसी शेप में, उसी डिज़ाइन में बहता था तो चमकता था। दूर से उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी, दिन और रात दोनों में ही, चांदनी रातों में वो चमकता था और बेहद ही खूबसूरत बना देता था, दीवाने ख़ास को और भी ज़्यादा ख़ास बना देता था। ये देखिए आप, यहाँ पर उसका एएसआई का बोर्ड भी लगा हुआ है कि नहरे बहिश्त, जो कि ये शाह बुर्ज है, और शाह बुर्ज के ऊपर की जो बुर्जियाँ हैं उसकी चीज़ें अब क्षतिग्रस्त हो गई थी। 1857 में भी इसके एक हिस्से पर जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली को दोबारा फतेह करने के लिए कोशिश की, जद्दोजहद की, तो शाह बुर्ज और मुसम्मन बुर्ज दोनों के एक एक हिस्से को उस समय भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसका बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने मरम्मत करवा दी, लेकिन उसको उसके असली रंग में कभी नहीं लौटाया जा सका। कल एक बार ऊपर आ जाऊँ। और ये दीवाने ख़ास की मुख्य इमारतों में से एक है। एक इमारत इधर थी जिसको अमूमन शाही परिवार के लोग अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते थे, और ये जो स्थान है इसका इस्तेमाल बादशाह और जो शहज़ादे और जो वज़ीर हुआ करते थे मुग़लिया सल्तनत के, वो गुप्त चर्चाओं, मंत्रणाओं और विदेशी मेहमानों से मिलने के लिए किया करते थे। और जो हम बहुचर्चित तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन का जिक्र बार बार मुग़ल काल में आता है, शाहजहाँ के दौर में उसका निर्माण करवाया गया था। उस तख्ते ताऊस को यहीं रखा गया था, इसी में वो जगह है अंदर, उधर से देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर तख्ते ताऊस को रखा गया था। और जिस स्थान पर तख्ते ताऊस को रखा जाता था वो संगमरमर का चबूतरा आज भी मौजूद है। बाकी की चीज़ें नादिर शाह के आक्रमण 1739 में यहाँ से लूट कर ले गए। बाद में वो सिंहासन की अधिकतर चीज़ें विक्टोरिया के इंग्लैंड में पहुँच गई, विक्टोरिया शासित इंग्लैंड में पहुँच गई। और जो सिंहासन है वो आज भी ईरान के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और जो चबूतरा है जिस पर उसको रखा जाता था वो अभी भी इस संगमरमर के दीवाने ख़ास में मौजूद है। दीवाने ख़ास को दीवाने ख़ास इसलिए भी कहा गया है कि इसकी जो इमारतें थी इनकी छतों पर चांदी और सोने का पेस्ट या प्लास्टर जिसको आप कहते हैं मरवाया गया था, और अभी दीवाने आम में हम मुश्किल है कैमरे से आपको दिखा नहीं पाएंगे। दीवाने ख़ास की छतों पर अभी भी चमकीले शीशे का जड़ाऊ काम देखने को मिला, जो अभी भी अपनी बहुत ही ज़्यादा भव्यता के साथ लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो यह हैरानी की बात है कि उस समय किस कदर खूबसूरत रहा होगा। और इसके जो आंगन है, प्रांगण है, ये जो इमारतों में नक्काशी की गई थी, ये जितने आप खाली जगह देख रहे हैं संगमरमर पे, इन पे रंगीन पत्थरों से दूसरे पत्थरों को सेट किया गया था, वो भी संगमरमर के पत्थर थे जिन्हें अब हटा दिया गया। जो दीवाने ख़ास के बारे में एक बहुचर्चित नहर का नाम आता है नहर बहिश्त। नहर बहिश्त का मतलब होता है द कैनल ऑफ पैराडाइज़, यानी कि स्वर्ग की नहर। वो नहर बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, वो महज आधी फुट से भी कम गहरी नहर थी। मैं आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा, इन दोनों के चबूतरों के बीच में थोड़ी सी खाली जगह है, और ये बिल्कुल शुरू से शुरू होती है और पूरे दीवाने ख़ास में बहती हुई चली जाती है। इसका मकसद उस समय दीवाने ख़ास फव्वारों के साथ इसकी भव्यता को, इसकी खूबसूरती को बढ़ाना, और दूसरा मकसद इसके आंतरिक वातावरण को ठंडा रखने का था। जब अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद दीवाने आम और दीवाने, जब किला खाली हो चुका था, बहादुर शाह जफ़र और अपने परिवार सहित किले को छोड़कर जा चुके थे, अंग्रेज़ों ने दीवाने ख़ास को रसोई घर में तब्दील कर दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि जो दीवाने ख़ास आप
अब तक कई तरह के दरबारों का, मुशायरों का और बहुत तरह के फंक्शन उत्सवों का साक्षी रहा था, गवाह रहा था। वो अब जो इसको ठंडा रखने के लिए नहर बहिश्त बनाई गई, उसी दीवाने खास को अब रसोई घर बना दिया गया और दिन रात उसमें लकड़ियाँ दहकती रहती थी, जलती रहती थी और उनके जलने की वजह से जो धुआं निकलता था उसने दीवाने खास की छतों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। अब जो दीवाने खास की छत है वो लकड़ी से छुपा दी गई है, ईंटों को छुपा दिया गया, जबकि वो सोने से छुपा हुआ होता था। अब दीवाने खास के अगले हिस्से की ओर चलते हैं। प्राइवेट गाइड रहता है। ये जो संगमरमर पे खाली स्थान दिख रहा है, हमने पीछे के दीवाने खास के हिस्सों में देखा कि उन पर जो रंगीन संगमरमर के पत्थरों से नक्काशी गई थी वो अब भी मौजूद है, क्योंकि वो महज कुछ कीमती पत्थर थे। लेकिन इन स्थानों पर ये कहा जाता है कि हीरो से जराऊ काम किया गया था, हीरे और सोने और बहुत ही कीमती मोतियों से जराऊ काम किया गया था और उन जराऊ मोतियों को अंग्रेज़ों ने गदर के बाद से निकाल लिया, क्योंकि वो मुग़ल भव्यता की पूरी तरीके से ख़त्म या नष्ट कर देना चाहते थे। और उसका जीता जागता सबूत ये है, अभी इसमें से आप किस तरह से उसको निकाला गया है, खाली संरचना देख सकते हैं। बिल्कुल।